हम चर्चा कर रहे थे कर्नाटक संगीत पद्धति और हिंदुस्तानी संगीत पद्धति की। कर्नाटक संगीत पद्धति जो है वो भी अपने आप में एक बहुत विस्तृत है और बहुत उच्च कोटि की पद्धति है। हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति से जब उसकी तुलना करते हैं या उसमें भिन्नताएं या समानताएं देखते हैं तो रागों में भी यदि देखें तो नाम और स्वरूप के आधार पर भिन्नताएं उसमें मिलती हैं। जैसे कुछ राग जो है वो हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में भी बहुत पॉपुलर है, बहुत मेन रागों में है। जैसे कि एक राग है राग भैरव। इस स्केल को ऐसा माना जाता है, सब विद्वानों का मत है कि 16वीं शताब्दी में जो है यहाँ पुरंदर दास जो वहाँ के महान संगीतज्ञ रहे, उन्होंने ये स्केल जो है दक्षिण लेकर गए, जिसको उन्होंने माया मालव गौड़ कहा। तो वो राग भैरव का ही स्केल है। ऐसे बहुत से राग हैं जिनके मैं उदाहरण आपको बताती हूँ कि उनके कहीं ना कहीं नाम में फ़र्क है या कहीं थोड़ा बहुत स्वरूप में फ़र्क है, लेकिन जो अक्सर जो आपस में समानताएं जो दिखती हैं राग की जो भिन्नताएं जो दिखती हैं उसमें शंकराभरण बिलावल, मखारी जो है वो आसावरी, आभेरी भीमपलासी, श्री रंजनी वागीश्वरी, शुद्ध सावेरी दुर्गा, गमन प्रिया मारवा, द्विजवंती जय जयवंती, हंसा नदी सोहनी, माया मालव गौड़ जैसे मैंने आपसे कहा भैरव, और तोड़ी भैरवी। ये कुछ नाम इनके अलग हैं और कहीं कहीं स्वरूप भी थोड़ा, लेकिन बहुत कुछ ये जो है आपस में मिलते हैं। ऐसे भोपाली को मोहनम जो है वहाँ पर इस नाम से भोपाली प्रचलित है। राग ऐमन का जो स्केल है वो भी कल्याणी या कल्याणम के नाम से जो है वो साउथ में कर्नाटक संगीत पद्धति में बहुत पॉपुलर है और इन पर कई रचनाएं भी हुई हैं। तो अक्सर हम आज के दौर पे जब पूरी विश्व में एक तरह से कहें कि ग्लोबलाइजेशन इतना हो रहा है तो स्वाभाविक है संगीत भी आपस में एक दूसरे से प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। और इसी उसमें हिंदुस्तानी, क्योंकि भारत की ही संस्कृति है, हिंदुस्तानी और कर्नाटक संगीत जो है ये भी आपस में बहुत कुछ आदान प्रदान इन्होंने भी किया है और ये सदैव रहा है। जब से इनकी एग्जिस्टेंस रही है दोनों पद्धतियों की, तो एक दूसरे से प्रभावित होकर जो है ये किसी राग में वो प्रभाव नज़र आता है या किसी रचना में वो नज़र आता है। अक्सर हम दोनों पद्धतियों के कलाकारों को हम जब एक साथ सुनते हैं तो एक तरह से जो समानताएं हैं उसको वो अधिक दर्शाते हैं। तो ऐसे ही कुछ राग हैं जो दक्षिण के हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बहुत पॉपुलर, जैसे हंस ध्वनि जो है वो एक बहुत ही प्रचलित राग है जिसको कि जो दक्षिण से आया, लेकिन हिंदुस्तानी पद्धति में वो इतना अधिक रच बस गया कि वो कहने को दक्षिण का राग है, वहाँ बहुत प्रचलित है, लेकिन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक बहुत महत्वपूर्ण राग के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो इसी प्रकार से बहुत सी गायन शैलियाँ हैं जिनको हम देखें, जैसे गीत शैलियाँ, वर्णम जो है ये ख्याल गायन से बहुत मिलता है। कीर्तनम जो स्तुतियाँ या भजन से काफ़ी उसका संबंध दिखता है। जाति स्वर जो सरगम से मेल खाता है। प्रबंध जिसको कि जो तिरवट से, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की तिरवट से बहुत मेल खाता है। स्वरावली जिसे अलंकार कहा जाता है। राग मालिका जो रागमाला का कहते हैं हिंदुस्तानी पद्धति में। इसी प्रकार से तिल्लाना यानी जो तराना गायन शैली प्रचलित है हिंदुस्तानी पद्धति में, वो उसको दक्षिण में तिल्लाना कहते हैं। तो ये तो थी कुछ भिन्नताएं, कुछ समानताएं दोनों पद्धतियों की। अब यदि हम कर्नाटक पद्धति की बात करते हैं तो कर्नाटक पद्धति में अलग अलग जो निबद्ध रचनाएं हैं, यानी जैसे हम लोग ख्याल कहते हैं, ध्रुपद कहते हैं, ठुमरी कहते हैं, ये सब निबद्ध यानी जो बंधी हुई हैं, ताल से बंधी हुई जो रचनाएं हैं। तो ऐसे निबद्ध रचनाएं जो है उनके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं कीर्तनम, जिन्हें कृति भी कहा जाता है। इसमें तमिल, तेलुगु और संस्कृत भाषाओं का प्रयोग हुआ है और ये
मुख्य रूप से ईश्वर आराधना या ईश्वर भक्ति से ओतप्रोत रचनाएं हैं। इनमें इसके 3 भाग होते हैं, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण। इनमें इस कृति में जो है रचनाकार का नाम भी जो है वो आता है। ऐसा माना जाता है कि कृति का जो जन्म है वो 500 वर्ष पूर्व हुआ है और दक्षिण के महान संगीतज्ञ जो है पंडित अन्नामाचार्य, जो आंध्र प्रदेश के निवासी थे, उन्हें जो है कीर्तन या कृति का जनक माना जाता है। कि उनके साथ ही पुरंदरदास जी का, जो कर्नाटक के संगीत के बहुत बड़े संगीतज्ञ रहे, इनका नाम भी कृति के से जोड़ा जाता है। ये दोनों संगीत के महान विद्वानों ने एक ऐसी शैली जो है अपनाई या उसको जन्म दिया जो प्रबंध शैली से हटकर वो कृतियों पर आए। तो 18वीं शताब्दी के अंत तक जो है बहुत से संत हुए। संत त्यागराज जी का नाम हम सभी जानते हैं। हम पुरंदरदास को जानते हैं कि ये भी एक बहुत बड़े विद्वान, जिनकी मैंने बोला कि कृति जो है उनके द्वारा उसको आगे प्रचलित किया गया। श्यामा शास्त्री, स्वाति तिरुनाल और इस प्रकार से बहुत से, मुत्तुस्वामी दीक्षितर, ये बड़े बड़े संगीतज्ञ हुए जिन्होंने की कृतियों की रचना, जिनमें कृतियों पे अनेक रचनाएं जो है अनेक कृतियां मैं कहूँ उन्होंने रची। स्वाति तिरुनाल जी की यदि बात करें तो उन्होंने न केवल दक्षिण भारतीय भाषाओं में बल्कि ब्रज भाषा में भी जो है उन्होंने रचना की है। ऐसा ही एक उदाहरण जो है मैं आपको बताती हूँ, जो कि ब्रज भाषा में उन्होंने माँ सरस्वती की जो है एक उपासना जो है एक बंदिश, एक निबद्ध कृति के रूप में उन्होंने की है, जिसे कि मैंने अपने गुरु से ही सीखा। और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के राग एमन पर आधारित है। और राग एमन जो है ये स्केल साउथ में भी जो है या दक्षिण भारत में भी बहुत प्रचलित है। तीन ताल में इस बंदिश की रचना की गई। जय जय देवी जय जग जननी, जय जय सरस्वती माई, जय जय देवी जय जग जननी, जय जय सरस्वती माई, जय जय भवानी जय शर्माणी, जय जय भवानी जय शर्वाणी, जय त्रिभुवन सुखदाई, जय जय देवी जय जग जननी, जय जय सरस्वती माई। हस्त कमले मो वीणा विराजे, दूजे हाथ
जामे सब सुरदाई, दूजे हाथ विराजत पुस्तक, वेद श्रुति उपजाई। जय जय देवी जय जग जननी, जय जय सरस्वती माई। तेरो ही रूप भयो सब विधाय, तेरो ही रूप भयो सब विधा, सुर नर चरण नमाई। पद्मनाभ प्रभु चरण सरोरुह, पद्मनाभ प्रभु चरण सरोरुह, सेवक के मन भाई। जय जय देवी जय जग जननी, जय जय सरस्वती माई। जय जय देवी जय जग जननी, जय जय सरस्वती माई। जय जय देवी जय जय देवी, जय जय देवी जय जग जननी, जय जय सरस्वती माई। तो जैसे मैंने कहा कि स्वाति तिरुनाल जो हैं वो दक्षिण के बहुत बड़े संगीतकार हुए। उन्होंने पद्मनाभ जो है इस उपनाम से रचनाएं की। तो इसमें भी आता है पद्मनाभ प्रभु चरण सरोरुह, सेवक के मन भाई। तो इस प्रकार से ब्रजभाषा में भी उन्होंने रचनाएं की है। तो मैं जैसे बता रही थी कि महान संगीतज्ञ जो हैं वो हुए हैं कर्नाटक क्षेत्र में। और संत त्यागराज जी हैं, उनका तो बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है जहाँ पे कि लाखों की संख्या में जो है वो जो संगीत के जो मर्मज्ञ हैं, संगीत को जो आराधना की तरह लेते हैं, संगीत के जो पसंद करते हैं, जिन्होंने भी संगीत सीखा है चाहे नहीं सीखा है, वो सब उस फेस्टिवल में भाग लेते हैं और उनकी कृतियों को गाते हैं। जब हम कृतियों की बात करते हैं तो ये कृतियाँ न केवल गाई जाती हैं बल्कि वाद्यों पर भी बजाई जाती हैं। जैसे कि हम हिंदुस्तानी में कहते हैं कि वाद्य पर यदि कोई रचना या कोई बंदिश बजाई जाती है उसको हम बंदिश नहीं कहते, उनको गत कहा जाता है। मसीद खानी गत और रज़ा खानी गत के नाम से उसको जानते हैं, लेकिन दक्षिण में उनको कृतियाँ ही कहते हैं, यानी कृतियाँ बजाई जा रही हैं। सरगम तानम और रागम तानम और पल्लवी द्वारा इन कृतियों का विस्तार होता है। गायक जो है वो तार सा पर जाकर बंदिश को अक्सर वहां पर विस्तार को छोड़ देता है और वहां से ताल वाद्य जो है वो उसको भी मौका देता है कि वो बजाए। तो ये एक अलग तरह की जो है एक परंपरा, एक शैली जो है वो कर्नाटक शैली में प्रचलित है, यदि हम इसको हिंदुस्तानी संगीत या हिंदुस्तानी पद्धति से इसकी तुलना करें। अब कृति या कीर्तनम के बाद अगली जो रचना आती है, निबद्ध रचना कर्नाटक शैली की, वो है गीतम। राग और तालबद्ध गीत का ये एक प्रकार है। संगीत शिक्षा का प्रथम भाग जो है, यदि आरंभ जो होता है वो आपके गीतम से होता है, जिसमें कि राग के लक्षण जो हैं वो गीतम में जो आते हैं और इससे राग परिचय जो है, राग परिचय कराया जाता है विद्यार्थी को। इसके भी 3 भाग होते हैं, यानी 1 खंड गीत, 2 खंड गीत और त्रिखंड गीत जो है। ये 2 प्रकार के होते हैं त्रिखंड गीत। लक्ष्य गीत यानी साधारण, जैसे बंदिशें गाई जाती साधारण गीत, और
दूसरा लक्षण गीत, जिसमें कि राग के लक्षणों को बताया जाता है। हमारे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में भी लक्षण गीत जो है वो काफ़ी प्रचलित है। मैं भी अपने कई व्याख्यानों में लक्षण गीत बता चुकी, जो राग के लक्षणों के बारे में बताता है। एक और शैली जो है गायन की, वहाँ पर गीत शैली प्रचलित, उसको कहते हैं वर्णम। 300 साल पूर्व इसकी रचना की गई ऐसे माना जाता है। इसको ख्याल के समान ही माना जाता है। यदि ख्याल जिस प्रकार गाया जाता है वैसे ही वर्णम गाया जाता है। 2-2.5 घंटे जो है इसका विस्तार जो है वर्णम का किया जाता है, इसके 2-2.5 सप्तकों में। और इसको गाने का एक विशिष्ट, जैसे ख्याल की प्रक्रिया है गाने की, वैसे ही है। और लगभग 2 से 2.5 सप्तकों तक, घंटे नहीं सप्तकों तक जो है इसका विस्तार किया जाता है। जैसे हम हिंदुस्तानी परंपरा में हम कहते हैं कि मंद्र सप्तक का प्रयोग किया, मध्य और तार सप्तक को भी ले, तो इस प्रकार से 2 या 2.5 सप्तकों में इसका विस्तार वर्णम का किया जाता है। अगला आता है पदम। इसमें श्रृंगार, भक्ति, नीति प्रधान साहित्य होता है। ये बहुत भावपूर्ण रचनाएं हैं और कीर्तन या कृति की अपेक्षा ये अधिक विलंबित लय में गाए जाते हैं। अधिकतर बंदिशें 9 मात्रा की त्रिस्त त्रिपुटी ताल में इसको निबद्ध किया था, गाए जाते हैं। एक और रचना जो है वो आती है, वो है जावली। जावली मुख्य तौर पर श्रृंगार प्रधान रचनाएं हैं और ये परफॉर्मेंस में जब मुख्य तौर पे अन्य रचनाएं, निबद्ध रचनाएं गा ली जाती है, उसके बाद आखिरी में इसको प्रस्तुत किया जाता है, जो कि श्रृंगार प्रधान है। हम इसकी तुलना उपशास्त्रीय संगीत की रचनाएं से, ठुमरी दादरा से कर सकते हैं। जैसे ख्याल गायक अपने गायन के बाद ठुमरी या दादरा प्रस्तुत करता है, इसी प्रकार से जावली जो है वो प्रस्तुत करता है, जो ये गायन शैली मध्य लय और द्रुत लय में होती है। इसके अतिरिक्त बिंदु, स्वर जाति, जाति स्वर, प्रबंध, राग मालिका और तिल्लाना, ये जो निबंध रचनाएं हैं, ये दक्षिण भारतीय संगीत में जो है बहुत प्रचलित हैं। और दक्षिण भारतीय संगीत की जहाँ तक हम बात करें कि आज के दौर में जिस प्रकार हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पूरे विश्व में जो है वो प्रचलित है, प्रसिद्ध है, उसी प्रकार दक्षिण भारतीय संगीत भी जो है पूरे विश्व में जो है प्रचलित है और प्रसिद्ध है। तो ये तो थी ये देशी संगीत की ये दोनों पद्धतियाँ मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताई कि किस प्रकार से दोनों समान है, किन किन प्रकार से दोनों जो है वो अलग है। तो देशी संगीत की ये 2 शाखाएं, ये 2 पद्धतियों के अलावा देशी संगीत का एक और स्वरूप जो है वो मिलता है, उसे हम कहते हैं लोक संगीत। लोक संगीत हालांकि बहुत विस्तृत है, बहुत ही विस्तार से इसको बताया जाना चाहिए। हम आगे की श्रृंखलाओं में लोक संगीत पर और इस पर आधारित या इससे प्रभावित शास्त्रीय संगीत जो है, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। बहरहाल अभी हम लोक संगीत को एक संक्षिप्त रूप में बताते हैं। लोक संगीत यानी लोक का संगीत, यानी लोगों का संगीत। लोक किससे बनता है? लोगों से बनता है। तो लोगों में जो संगीत प्रचलित है, जो उनका अपना संगीत है, उसको लोक संगीत कहते हैं। यानी जो रोजमर्रा की जो दैनिक दिनचर्या है उससे प्रभावित होकर जो संगीत सहज रूप में, सरल रूप में अपने आप ही अवतरित हुआ, उसको किसने बनाया, उसमें किसने रचा, किसने उसमें उसको स्वरबद्ध किया, किसने उसको तालबद्ध किया, इसके बारे में कोई नहीं जानता। लेकिन हाँ, ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोक संगीत चला आ रहा है। और जो मैंने कहा, संगीत का जो मुख्य उद्देश्य है चित्त का रंजन करना। स्वाभाविक है कि एक हृदय को आनंद देने के लिए, आनंद प्रदान करने के लिए इस संगीत का भी जन्म हुआ। जहाँ एक और शास्त्रीय संगीत का अपना एक स्थान है, उसी प्रकार से लोक संगीत, क्योंकि मानव की जड़ों से लोक संगीत जुड़ा हुआ है, तो वो इसीलिए उसके बहुत करीब है, अकृत्रिम है, यानी इट इज़ वेरी नेचुरल। उसमें कोई आर्टिफिशियल नहीं है, कोई भी दिखावा बनावट नहीं। इसलिए साहित्य भी जो है बड़ा सरल है। लोक संगीत का विषय शुरू करने से पहले
एक राजस्थानी लोक संगीत आपको, लोकगीत आपको प्रस्तुत करती हूँ, जिसमें देखिए जो मैंने कहा कि बहुत सहज है, सरल है, दैनिक दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। तो ये लोकगीत मुझे भी बहुत पसंद है, क्योंकि एक तरह से वो पूरा वो सीन सामने आपके क्रिएट कर देता है कि राजस्थान में पानी लेने के लिए दूर दराज जो है रेगिस्तान में जाना पड़ता है स्त्रियों को, और यहाँ नायिका कह रही है कि मुझे पानी लेने बहुत दूर सागर जाना पड़ता है। सागर मतलब जहाँ पर कि पानी अवेलेबल है, सागर का मतलब समुद्र से नहीं, पर ये एक उपमा दी गई है। और सागर पानी भरवा जाए, कैसे मैं पानी वहाँ उतना दूर मुझे जाना पड़ता है, और जब मैं जाती हूँ तो मुझे नज़र भी लग जाती है, मेरे हाथ की जो कलाई है वो मुड़ जाती है, थक जाती हूँ मैं, मेरी कमर भी बल खाती है। तो मुझे बहुत ही कठिन परिश्रम के बाद वो पानी मिलता है। और जब मैं जाती हूँ तो मेरे पीछे मेरे दोनों जो बालक हैं, रामलाल और श्यामलाल, ये दोनों रोते हैं, क्योंकि इन दोनों को मुझे छोड़ के जाना पड़ता है। तो वो नायक से कहती हैं कि तुम मुझे इतना दूर जाने से बचा सकते हो कि मेरे आंगन में ही जो है हौद को खुदवा दो, यानी कुआं खुदवा दो, जो कि पानी का जो एक सोर्स है। तो मैं कई काम यही कर लूँगी, एक पंथ दो कार्य होंगे, मैं घर भी देख लूँगी, मेरे रामलाल और श्यामलाल को भी देख लूँगी, और मैं जो है पानी भी भर लूँगी। और वो कहती हैं कि जब घी, यानी देसी घी जो गांव में सब जगह मिलता है, देसी घी जो है, घी यदि ढुल जाए, यानी घी का जो बर्तन है वो गिर जाए, पूरा घी बिखर गया, तब भी मुझे इतना दुख नहीं होता जितना दुख मुझे एक बूंद पानी के गिरने पर लगता है, मेरा जिया जलता है। तो क्योंकि मैं बहुत मेहनत से पानी लेकर आती हूँ। तो देखिए कितना सहज और कितना दैनिक जीवन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल साफ शब्दों में, किसी बनावट नहीं, कोई ऐसा नहीं, एक विनती जो है वो अपने पति से कर रही है, तो इसको लोकगीत में ढाला। ऐसे लोकगीत के अनेक विषय हैं, मैं एक उदाहरण के तौर पे इसको आपको बताती हूँ। सागर पानी भरवा जाए, नीनी जार लग जाए, सागर पानी भरवा जाए, नीनी जार लग जाए, निजर लग जाए री कमर बल खाए, निजर लग जाए री कमर बल खाए, सागर पानी भरवा जाए, नीनी जार लग जाए। घी ढूले तो मारो कछु नहीं बिगड़े, घी ढूले तो मारो कछु नहीं बिगड़े, ए जी कोई पानी ढूले तो जीव जाले हाँ, हर पानी सागर सो, भर ल्या दे ढोला हाँ, भर ल्या दे ढोला पानी सागर सो। आगे कहती है, राम लाल रोवे मारो, श्याम लाल रोवे हाँ, राम लाल रोवे मारो, श्याम लाल रोवे हाँ, ए जी कोई आंगन हौद खुदा वो, अरे पानी सागर सो, भर ल्या दे ढोला हाँ, भर ल्या दे ढोला पानी सागर सो। तो यहाँ देखिए इस गीत में कितने सहज रूप में अपनी बात को कह गई नायिका जो है वो, या मैं कहूँ पत्नी, अपने पति से कह गई कि मुझे ये तकलीफ है और मेरी इस तकलीफ का ये निवारण है, तो आप इसको आंगन में हौद खुदा के जो है इसका निवारण कर सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि मैं गृहस्थी भी संभाल लूँ और मैं बच्चों को भी देखूं, मैं पानी की भी कमी न रहे, तो आप घर में ही हौद खुदवा दीजिए। और मुझे इतनी मेहनत से, मैं इतने सुबह उठ के पानी लेकर आती हूँ, मेरी कमर में भी दर्द हो जाता है, मुझे नज़र भी लग जाती है, और इस चीज़ से बचने के लिए
घर में ही हौद खुदवाइए। तो मुझे, और जब मैं इतनी मेहनत से पानी लेकर आती हूँ और एक भी बूंद यदि छलकता है तो मेरा जिया जलता है। तो ये जो हमारे ग्रामीण जो जीवन है, या हम कहें कि अब तो हम शहरों में रहने लगे हैं, अब तो हम शहरी जीवन जीते हैं। हालांकि इस लॉकडाउन ने हमें पुनः जो है हमें नेचर की इम्पोर्टेंस हमें बता दी और हमें पुनः प्रकृति से जुड़ने का सबक दिया। तो प्रकृति से तो ग्रामीण लोग बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और ये जो उनका जुड़ाव है, उनका जो लगाव है, जो प्रकृति से उनकी दिनचर्या, डे टू डे लाइफ जो उनकी प्रभावित है, वो इन गीतों में स्पष्ट रूप से झलकती है। तो लोकगीत जो है वो अपने आप में इतना बड़ा खजाना है कि जो हम देशी संगीत की बात करते हैं, जो देशी बात आती है, देशी शब्द जो है उसको लोकगीतों से जोड़ें तो वो कोई गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही। क्योंकि परिवर्तन यहाँ पर भी है। देखिए, परिवर्तन की बात होती तो लोकगीतों में तो इतने विषय हैं कि वो हर विषय अपने आप में परिवर्तित होता है, हर विषय दूसरे विषय से अलग है। हर क्षेत्र, हर प्रांत का, हर भाषा का लोकगीत जो है वो अलग है। तो आप लोकगीतों की बात करते, परिवर्तन तो है, हर देश और वेश और भाषा और बोली के आधार पर लोकगीत बदलते रहते हैं। हम यदि कहें कि पंजाब का लोकगीत तो अलग है, हम कहें कि केरल का लोकगीत तो अलग है, हम यदि बंगाल का लोकगीत कहते तो अलग है। जहाँ का भी लोकगीत है वहाँ की जीवन शैली से प्रभावित होकर ही वो बना है। किसने बनाया ये हम नहीं जानते, लेकिन यदि हम ये कहते हैं, हाँ चरखा मेरा रंगला विच सोने दिया मेखा, नी मैं तेनू याद करा जद चरखे वल वेख्या। तो वो चरखे को कह दी कि मैं तुम्हें याद करती हूँ जब मैं चरखे की तरफ देखती हूँ। हालांकि न तो मेरी मातृभाषा जो है वो पंजाबी है, ना राजस्थानी। मैं कोशिश करती हूँ, क्योंकि संगीत को यदि जानना है तो आपको संगीत के अलग अलग जो स्वरूप हैं उनको भी जानना ज़रूरी है। और क्योंकि हमारी जो संगीत की जड़ें वो लोक संगीत में है, तो लोक संगीत को भी जानना बहुत ज़रूरी है। हम यदि इस प्रकार से कहते हैं, परन लागी सखी रे सावन की फुहार, तो हम कहते हैं कि ये वर्षा ऋतु का वर्णन है। तो ये विषय देखिए कितने परिवर्तित हो गए हैं। तीनों लोकगीतों में विषय अलग अलग हैं। तो लोकगीत अपने आप में एक बहुत बड़ा, एक बहुत वास्ट, बहुत गहरा जो है विषय है, जिस पर हम आगे कभी चर्चा करेंगे। और इन पर आधारित जो शास्त्रीय संगीत के राग हैं उन पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो आज का व्याख्यान जो है मैं यहीं पर संपन्न करती हूँ। और मार्गी और देशी संगीत का जो एक विस्तृत आपको जो विषय मैंने आपको बताया, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये विषय आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने कहा कि वहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, उनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। नमस्कार।